नमस्कार, हमारी ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और हमारे साथ अभी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी। साहू जी अभी दुर्ग विधानसभा में चुनाव लड़ने के बाद जीते थे, लेकिन इसके पहले वो दुर्ग से लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे कांग्रेस के लिए और इस समय दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो गांव-गांव में घूमकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। ताम्रध्वज साहू जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की रणनीति आप लोगों ने बनाई है इस बार? दुर्ग में तो आप जीत ही गए विधानसभा का चुनाव, अब लोकसभा भी आप पहले प्रतिनिधित्व कर रहे थे यहाँ का, आप वो सीट को बरकरार रखने के लिए क्या कर रहे हैं इस बार? देखिए, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दुर्ग जिले से हैं, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से हैं। यहाँ से माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय रुद्र गुरु जी भी मंत्रिमंडल में हैं और दुर्ग लोकसभा में 9 विधानसभा है, जिसमें 8 में हम लोग विधायक जीते हैं। मात्र एक वैशाली नगर है जहाँ हमारा विधायक नहीं है। रणनीति का जहाँ तक प्रश्न है, विधानसभा चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया, सरकार बनी, उसके बाद से ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का संकेत दिया था और तब से सारे लोग लगे हुए हैं। अलग से कोई विशेष रणनीति नहीं। हमारे संगठन में विधानसभा चुनाव से पहले बूथ कमेटी, जोन और सेक्टर कमेटी, ब्लॉक और ज़िला, इसको मजबूत करने का क्रम जो शुरू किया गया था, उसका परिणाम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के रूप में आया। उसी को हम लोग लोकसभा चुनाव में भी आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी बूथ कमेटियों के द्वारा ही मूल रूप से हमारे चुनाव संचालन हो रहा है। ये आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार वो मुद्दे नहीं हैं जो विधानसभा के चुनाव में हुआ करते थे, बल्कि वो मुद्दे हैं जो इस समय मोदी उठा रहे हैं, यानी कि राष्ट्रवाद। और उनको लगता है कि राष्ट्रवाद के जरिए लोकसभा की बैतरणी वो पार कर जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? देखिए, विधानसभा में जो मुद्दा था वो आज नहीं है, ये कहना उनका गलत है। मुद्दे विधानसभा के जो समय थे और उस मुद्दे को इनके जो मुद्दे थे भाजपा के 15 साल के काम जो उन्होंने झूठ बोला, कहा, नहीं किया, और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में जो कहा उसे 2 महीने में पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। इसलिए जनता के मन में विश्वास कांग्रेस के प्रति है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। साहू जी, आप विधानसभा में धान का बोनस, मूल्य, समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात कही, आप लोगों ने 2500 रुपये धान की बात कही, ये तो आपने कर दिया। तो अब एक ही मुद्दे को लेके आप 2-2 चुनाव जीतने के बारे में कैसे सोच रहे हैं? नहीं, मुद्दे को लेके मैंने नहीं कहा। जो हमने कहा सो किया। पहले तो हम कहे थे, उस पर जनता ने विश्वास किया और सरकार बनाया, और अब उनके जब उस काम को हम लोगों ने कर दिया तो हमको और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। जो कहा सो किया, यही बड़ा मुद्दा हमारे लिए है और उसी के कारण जनता विश्वास हमारे ऊपर कर रही है और हम उसके बल पर यहाँ से 11 की 11 सीट जीतने जा रहे हैं। वैसे अभी छत्तीसगढ़ में सांसदों की जो सीट है उसमें कांग्रेस के पास एकमात्र सीट थी और वो ताम्रध्वज साहू जी ही उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पिछले चुनाव में ये जीते थे, अकेली सीट वो जीते थे। तो इस बार साहू जी क्या उम्मीद है आपको कि इस बार आप लोग कितनी सीट ले आएंगे? आप लोगों ने वादा पूरा किया, आपको लगता है कि ये मुद्दा बन रहा है? मैंने पहले ही कहा कि हम पहले से तैयारी में हैं कि हम 11 की 11 सीट जीतें और हमारी वही तैयारी है और हम 11 में 11 सीट जीतेंगे ही। आप जो है विपक्ष जब एक मुद्दा लेके आया राष्ट्रवाद, आप लोग लेके आए थे बेरोजगारी, आप लोग लेके आए थे किसानों का मुद्दा, आप लोग लेके आए थे किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट से लेके तमाम दूसरी चीज़ें करने की बात आप लोगों ने कही थी। तो ये मुद्दे आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे अपने जनता के बीच? देखिए, जनता के बीच बहुत स्पष्ट है ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं, भ्रमजाल फैलाने वाली बात करते हैं। 5 साल की वो अपनी उपलब्धि बता दें मात्र। उन्होंने कहा था विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और प्रत्येक के खाते में 15 लाख जमा करेंगे। कोई किसान, किसी भी आदमी के खाते में 1 रुपया नहीं आया।
2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात उन्होंने कही थी, किसी को रोज़गार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। जितने वादे उन्होंने किए एक भी पूरा नहीं किया। सरदार पटेल की मूर्ति बनाने की बात कही, गांव-गांव से किसानों से छोटा सा लोहा लूँगा, हल का टुकड़ा लूँगा और जितने टन की ज़रूरत पड़ेगी लोहा, सरदार पटेल की मूर्ति बनाएंगे। लेकिन कहीं से ना उन्होंने लोहा इकट्ठा किया, ना उससे सरदार पटेल की मूर्ति बनाई, बल्कि विदेश में ठेका दे दिया मूर्ति बनाने के लिए। कहीं पर भी एक ऐसा काम, गंगा मैया बुला रही है सफाई करूँगा, आज तक 1 इंच गंगा नदी की सफाई नहीं हुई। जितना काम उन्होंने किया खाली सब्जवाद। लेकिन ये गंगा नदी दुर्ग में कैसे आप इसको जायज़ ठहराएंगे? नहीं, दुर्ग नहीं, ये तो लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। इसलिए जो भी मुद्दे हैं पूरे देश के, चाहे यूपी की कोई बात हो वो भी पूरे देश के लिए है, छत्तीसगढ़ की कोई बात हो वो भी पूरे देश के लिए है, बनारस की कोई बात हो, असम की कोई बात हो, तमिलनाडु की कोई बात हो, वो इशू पूरे देश के लिए है। इसलिए गंगा आस्था का प्रतीक है, पूरे देश के लोगों का आस्था का। दुर्ग में ये मुद्दा बनेगा लगता है आपको? बिल्कुल मुद्दा बनेगा। और जहाँ तक राष्ट्रवाद का बात है, नरेंद्र मोदी से कांग्रेसियों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। देश में अंग्रेज़ों का शासन था, राष्ट्रवाद की भूमिका अगर वो लोग समझते तो देश की आज़ादी में भाग लेते, जेल जाते, फांसी चढ़ते, गोली खाते। ये सारा काम तो कांग्रेसियों ने किया। तो नरेंद्र मोदी से राष्ट्रवाद का प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं खेत में काम करने वाला मजदूर है, वो खेत में काम करता है और पूरे देश का पेट भरता है, क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? हमारा छोटा छोटा व्यापारी जो सामान लाता है, बेचता है और पूरे लोगों को सुविधा देता है, क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? क्या हमारे बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर, सड़क बनाने वाला मजदूर काम करता है, क्या वो राष्ट्र की सेवा नहीं है? क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? नरेंद्र मोदी जो कहता है वो सिर्फ सब्जबाग दिखाने के बात करता है। बुलेट ट्रेन की बात कही थी, कहाँ है बुलेट ट्रेन? कोई एक काम तो बतला दे यूनिक, कि जिसको देश में कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में ये काम किया, जिसको देश मानता है और विदेश में हम उस उपलब्धि को बता सकें कि ये यूनिक काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। हम तो ये भी कहते हैं, मैं तो माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनसे निवेदन भी करूंगा कि पहले आया चाय वाला, उसकी चाय की केटली कहाँ है, किसने चाय पिया वो अलग बात, पर मैं तो देशवासियों से कहूँगा जिस केटली से संग्रहालय बनता है ना हमारे यहाँ, पुरानी चीज़ों को संग्रहित करते हैं, तो मैं तो कहूँगा जिस केटली से वो चाय बेचा वो कहीं मिल जाए तो दिल्ली के सबसे बड़े चौक में एक बड़ा स्मारक बना के उस केटली को रखें कि इस केटली से चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। एक यूनिक बनेगा तो नरेंद्र मोदी उस केटली को ही दिखा दे ताकि हम उसको संग्रहालय में रखें। ये भी मैं कहना चाहूँगा। आपने जो मुद्दे उठाए, जो वायदे किए वो आपने पूरे किए और उसको लेके आप जा रहे हैं। आपने कहा कि 18 वायदे, 36 में से 18 वायदे पूरे कर दिए हैं, ऐसा साहू जी ने अभी सभाओं में कहा है, हमने सुना। 18 वायदे आपने पूरे कर दिए, 18 वायदे फिर भी बाकी हैं और विपक्ष का कहना है कि ये जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। जैसे कि शराबबंदी एक प्रमुख मुद्दा है जिसको विपक्ष अभी लेके जा रहा है। साहू जी, इस शराबबंदी को कैसे निपटेंगे? ये तो बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है वो। देखिए, शराबबंदी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो बना रहे हैं, उनके बनाने से बनना भी नहीं है। हम जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। शराबबंदी हमारा एजेंडा है, हमारे घोषणा पत्र में है। हम ये जानते हैं कि आज एक आदेश करेंगे कि कल से सारी शराब दुकानें बंद, तो बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो शराब पीने वाला व्यक्ति है उसको शराब नहीं मिलेगा तो कोई उससे भी ज़्यादा गलत नशे में आ जाए तो हमारी जनहानि अलग होगी। तो हम ऐसा कोई काम क्यों करें जिससे हमें एक फ़ायदा को देख के 10 नुकसानी हो। इसलिए शराबबंदी के विषय में हमारा स्पष्ट कहना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस कमेटी बना दी है। हम सारे सर्वदलीय लोगों से चर्चा करेंगे। जिन प्रदेशों में शराबबंदी की गई थी, जैसे गुजरात या बिहार या उड़ीसा, क्या हम वहाँ दल भेज रहे हैं कमेटी कि वो अध्ययन करके आए कि सही मानों में शराबबंदी हुआ, क्या नहीं हुआ, तो क्यों हुआ, तो कैसे, हम अध्ययन करेंगे। भाई देवे, अगर कमेटी आपकी कह दे कि शराबबंदी का कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं, ऐसा कहते भी हैं लोग, तो अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ बोले तो फिर आप क्या करेंगे?
बताया ना, अभी एक दल के कहने से नहीं, हम सर्वदलीय बैठक भी लेंगे, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे, सामाजिक संगठनों से चर्चा करेंगे, पत्रकारों से चर्चा करेंगे। राय क्या आता है, शराबबंदी का तरीका क्या हो, शराबबंदी करना है, तरीका क्या, कि एक आदेश करें कल से बंद, कि हर साल दुकानें कम करें, कि और क्या तरीका हो सकता है, ये तरीका निकालना है, फिर उसके बाद उसको किया जाना है। दुर्ग लोकसभा में आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक घूम रहे हैं आप। दुर्ग में कौन से मुद्दे होंगे जो स्थानीय लोगों को प्रभावित करेंगे और आप उसको उठाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ दुर्ग में बहुत स्पष्ट है, जो मुद्दे थे उसको विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने उठाया जी, और उसका परिणाम हमको मिला, उसके कारण जनता में विश्वास है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा कोई मुद्दे तलाशने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वर्तमान में चूंकि केंद्र से संबंधित चीज़ें हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों में जैसे हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट में हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी मांग बहुत दिनों से है हाउस लीज का, बहुत दिनों से मांग है वेज रिवीजन का, और बहुत दिनों से भिलाई और भिलाई के आसपास जो श्रमिक हैं, ठेका श्रमिक, उनका मांग है कि जैसे ठेकेदार ठेका श्रमिक को ले जाता है, 400 रुपये मान लो वेज है, तो वो नहीं दे के 200 रुपये देता है, 200 रुपये देता नहीं। अगर श्रमिक आवाज़ उठाता है तो उसको निकाल देता है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चुनाव के बाद इस पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे और उसको सर्टिफाइड करेंगे, ठेकेदारों को भी लिस्टिंग करेंगे, पेनलाइज करेंगे, श्रमिक जो जाएंगे वो भी पेनलाइज होगा, सूचीबद्ध होगा, और उनके बैंक खाते खुले जी, और ठेकेदार को कहा जाए कि आप 1 तारीख को उसके खाते में पूरा वेज डालोगे। आपके भिलाई के जो पूर्व मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनका कहना है कि उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें मांगे पूरी करा दी थी भिलाई स्टील प्लांट से संबंधित लोगों की, इस पे क्या? अगर मांग पूरी करा दी थी तो उनको चुनाव जीतना था, भिलाई से ही तो चुनाव लड़े हैं। इसका मतलब ही है कि जनता ने उनको नकार दिया, तो फिर प्रश्न ही नहीं पड़ता कि वो कोई मांग पूरी की हो। चर्चा रही लगातार, हम लोग बीजेपी को भी देखते रहे, जब वहाँ कवर करने जाते थे तो देखते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया पिछली बार, जिसका प्रत्यक्ष लाभ आप लोगों को मिला और बड़ी संख्या में आप सीट जीत के आए। क्या आपको लगता है कि अब लोकसभा में कार्यकर्ता जो विधानसभा में काम नहीं किए थे वो इस बार करेंगे बीजेपी वाले? अपना जो हार है, शर्मनाक हार, उसको छुपाने के लिए वो कोई तरीका ढूंढ लें और ये कहें कि हमारे कार्यकर्ता काम नहीं किए, ये गलत है। शर्मनाक हार को स्वीकार करना चाहिए। कार्यकर्ताओं की गलती नहीं थी, उनके नेताओं की गलती थी। खुद डॉक्टर रमन सिंह ने स्वीकार किया कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो तो 30 साल हम फिर सरकार बनाएंगे। ये नेताओं की गलती है, कार्यकर्ताओं को दोष देने का औचित्य नहीं। वो एक और मुद्दा उठा रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं बदलापुर की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं कोई बदलापुर की राजनीति का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस बदले की राजनीति पे विश्वास नहीं करती। जो मुद्दे सामने आते हैं उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं, कराते हैं। किसी भी प्रकार से बदले की कार्रवाई कांग्रेस की सरकार द्वारा नहीं की जा रही। साहू जी, एक आप साहू जी वैसे लंबे समय तक साहू समाज का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं और इसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिला है। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पर, जब नरेंद्र मोदी जी की सभा थी तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि एक बयान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि सब चोर मोदी सरनेम क्यों होता है सब चोरों का, उसको लेके उन्होंने कहा कि मोदी जो है गुजरात में साहू, छत्तीसगढ़ में जो साहू है वो गुजरात में मोदी है, यानी कि एक तरह से राहुल गांधी ने सभी साहुओं को गाली दी, ये वो कहना चाह रहे थे मोदी जी। तो साहू समाज को भड़काने का प्रयास मानते हैं आप, इसको क्या मानते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पे बात है। नरेंद्र मोदी भ्रमजाल फैलाने वाली बात करते हैं, मैं हमेशा से कह रहा हूँ। गुजरात में साहू को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में किस नाम से संबोधित किया जाता है, कि तमिलनाडु में किस नाम से संबंधित किया जाता है, ये अपना अलग अलग मुद्दा है। कोई एक व्यक्ति, मैं एक लाइन में इस बात को कहना चाहूँगा, कोई एक व्यक्ति गलती करता है, उस गलती को अगर कोई उजागर करता है या उसको सज़ा देता है या उसको सामने लाता है, इसका मतलब एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज गलती करता है, ऐसा नहीं। बहुत सीधी लाइन है कि एक व्यक्ति गलती करता है, उसका अपना व्यक्तिगत हुआ,
तो मोदी तो उसको समाज का अपमान बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों क्यों समाज का होगा भाई? एक व्यक्ति गलती किया उसका अपमान होगा। आपको लगता है कहीं से मोदी को साहू समाज कुछ सपोर्ट कर सकता है? देखिए, सामाजिक संगठन एक अलग चीज़ है, राजनैतिक संगठन एक अलग चीज़ है। राजनैतिक संगठन अपना राजनैतिक काम करता है, सामाजिक संगठन अपना काम करता है सामाजिक बुराइयों को दूर करने का, समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का, आपस में भाईचारा सद्भाव का। सामाजिक संगठन आज हर समाज का संगठन। टिकट वितरण में देखा गया है कि समाज को ध्यान में रखा गया। सबको पता था कि इधर प्रतिमा चंद्राकर आ सकती है, तो इधर से इसी समाज के ही व्यक्ति को खड़ा किया जाए। बीजेपी ने उसी समाज के व्यक्ति को दिया, अब कुर्मी समाज को दोनों ने दे दिया। तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये आप लोगों ने जातिगत समीकरण भी देख के दिया है? ऐसा कोई नहीं होता जातिगत समीकरण की बात। परिस्थिति जैसा बनता है, जहाँ जो जीतने योग्य प्रत्याशी दिखता है उसके हिसाब से यहाँ पर एक को दिया तो यहाँ दूसरे को दो। ये टिकट वितरण जो करते हैं उनके सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं, उस हिसाब से देते हैं। अब जैसा आप कह रहे हैं कि दुर्ग लोकसभा में भाजपा ने कुर्मी दिया तो कांग्रेस ने कुर्मी दिया, ऐसा नहीं होता। कुर्मी और साहू भी लड़े हैं, साहू और साहू भी लड़े हैं, कुर्मी और कुर्मी भी लड़ रहे हैं। महासमुंद सीट में दोनों पार्टी से साहू लड़ रहे हैं, कांग्रेस से धनेन्द्र साहू, बीजेपी से चुन्नीलाल साहू, यहाँ से दो कुर्मी लड़ रहे हैं। कौन सी नई बात हो गई? अच्छा, ये मुद्दा एक आपके विपक्षी साथी बना रहे हैं। ताम्रध्वज साहू जी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी हैं और विपक्ष का आरोप है कि इनके कार्यकाल में असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, हर तरफ अपराध हो रहे हैं, हत्या, लूट, इस तरह के अपराध बहुत कॉमन हो गए हैं। और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि खुली छूट मिली हुई है, पुलिस वालों से कांग्रेस के लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा आपके विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। उसको क्या कहेंगे? विपक्ष अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के आरोप करता है और आरोप लगाने के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। 15 साल मिला था, जनता ने जनादेश दिया। यही चीज़ तो वो भी आपके लिए भी कहते हैं कि आप लोग केंद्र में आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हाँ तो केंद्र में हम लोग अभी 5 साल से उनकी सरकार है, 15 साल से उनकी सरकार यहाँ रही है, तो आरोप लगाने का काम हम उनके ऊपर करेंगे ही, क्योंकि 15 साल यहाँ वो रहे हैं, 5 साल वो वहाँ हैं, हम तो हैं नहीं। और हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो 3 महीने के कार्यकाल में लगा रहे हैं आप। मैं उसको भी जवाब दे रहा हूँ। विधानसभा का अभी सत्र चला और उन्होंने ध्यानाकर्षण और स्थगन के माध्यम से कुछ मुद्दे उठाए, तो मैंने ये जवाब दिया जनवरी, फरवरी, मार्च का आंकड़ा उनके कार्यकाल का और अपने 3 महीने के कार्यकाल का। तो हमारे 3 महीने के कार्यकाल में उनके कार्यकाल से अपराधों में काफ़ी कमी मैंने बताया, आंकड़ा पेश किया हर चीज़ का, हत्या, चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, बलात्कार, सारे चीज़ों का आंकड़ा मैंने दिया, पिछले साल के इसी महीने का और इस साल के इसी महीने का। तो उनके आरोप तो निराधार हैं और खाली बेबुनियाद आरोप हैं। तो साहू जी, अब ये बताइए कि आपको क्या उम्मीद है, दुर्ग लोकसभा सीट से किस तरह के परिणाम की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? और आप लोग चूँकि ज़्यादातर लगभग सभी सीटें आप जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं कोई क्रिटिकल पोजीशन है किसी विधानसभा में? दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई क्रिटिकल पोजीशन नहीं है। सारे जगह हम 8 विधायक हैं, अपने अपने विधानसभा देख रहे हैं सभी लोग। मंत्री पद को भी छोड़ दें तो विधायक चुनाव अभी 3 महीने पहले हम लोग जीते हैं और जनता के बीच में जा ही रहे हैं और जनता के पास अभी भी जा रहे हैं। तो 3 महीने पहले चुनाव हुआ है, जनता ने हम पर विश्वास किया, हम उनके विश्वास को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं कोई क्रिटिकल पोजीशन नहीं है। एक विधानसभा जहां पर हमारे विधायक नहीं है, वैशाली नगर में, वहां कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से लड़ रही है और बराबर वार्ड वाइज, बूथ वाइज सबको जिम्मेदारी बांट दी गई है। जिला कांग्रेस से, ब्लॉक कांग्रेस से, जोन, सेक्टर, बूथ और अन्य जो हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, सब लोगों को बांटकर जिम्मेदारी दी गई है। तो वहाँ भी हमारी स्थिति अच्छी बन गई है। एक आखिरी सवाल, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की आपसे क्या अपेक्षा है और आप लोग उसको कैसे पूरा करेंगे? अपेक्षा क्या है और पूरा कैसे करेंगे? नहीं, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझसे जो अपेक्षा रखी होगी, चूँकि उन्होंने मुझे लोकसभा सिंचाई भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस तरफ, सांसद चुनाव जिताया और सांसद चुनाव जिताने के बाद जो उनके मन में मेरे पास जो बातें रही, मुझसे उन्होंने जो बातें कही, जो करने लायक था मैं पूरा किया, जो नहीं हो सकता था उनको सामने रख के बताया। इसलिए कोई बात अलग से नहीं है जिसको नहीं कर पाया हो ऐसा। जैसे सिंचाई की बात,
जो सिंचाई योजना बनी हुई है वो चालू है। नई सिंचाई योजनाओं के लायक जगह जैसे हमारा नदी के उस पार का बेल्ट, हमारा निकुंज से लेके बोरी से लेके पश्चिम धमधा से लेके साजा के बेल्ट से थान खमरिया तक के अगर हम जाएं तो वो बेल्ट हमारा सिंचाई से अछूता है। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा जगह मिले जहाँ बड़ा जलाशय का निर्माण किया जाए तो निश्चित तौर पे सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। आने वाले समय में इस पर भी विचार किया जाएगा। साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, जिनका मानना है कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस आसानी से जीतेगी, इनके पास कोई चुनौती नहीं है। और दावा तो ये भी कर रहे हैं कि प्रदेश भर में 11 सीटें जीतेंगे। राष्ट्रवाद इनको लगता है कि कोई मुद्दा यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए ये आसानी से जीतेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार और देखते रहिए खबरों के लिए IBC 24।